नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान एकेडमी पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 21 है। फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21 है। अब क्या हमारा बिजली का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा? आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। क्या आर्टिकल 21 में बिजली का अधिकार जो है मेरे प्यारे साथियों, क्या अब हमारा मौलिक अधिकार हो जाएगा? तो आप लोग एक मूवी देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि बत्ती गुल मीटर चालू। उसी के तर्ज पे मेरे प्यारे साथियों दिल्ली में एक घटना घटती है कि बत्ती गुल अधिकार चालू। यहाँ से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एक किराए के मकान में, पश्चिमी दिल्ली में एक किराए के मकान में एक किराएदार रहते हैं। किराएदार रहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उसमें क्या होती है कि उसका आर्थिक तंगों के कारण उस व्यक्ति ने अपना बिजली बिल 2 मंथ तक जमा नहीं करता है। 2 मंथ तक वो व्यक्ति ने अपने बिजली बिल जमा नहीं करता है, तो उसके साथ क्या होता है कि उसका बिजली काट दिया जाता है। उस व्यक्ति का मेरे प्यारे साथियों जब बिजली काट दिया जाता है, तो जिस दिन बिजली काटता है उसी दिन किराएदार ने उस बिजली बिल को भर देता है। ठीक ना? मकान मालिक को बिजली बिल भर देता है और मकान मालिक से बोलता है मेरे प्यारे साथियों कि हमारा बिजली चालू कर दीजिए। तो मकान मालिक ने मेरे प्यारे साथियों क्या करता है, बिजली चालू करने से मना कर देता है। यहीं से शुरू होती है कि बत्ती गुल अधिकार चालू का खेला। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट में कैसे आर्टिकल 21 में बिजली का अधिकार जोड़ा गया है। उस पे हम लोग चलने से पहले मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल 21 को हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत हम लोग बिजली का तो अधिकार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आर्टिकल 21 में क्या क्या बातें पहले से कही गई है वो चीज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है मेरे प्यारे साथियों, पहला बिजली का अधिकार। बिजली का जो अधिकार है मेरे प्यारे साथियों फंडामेंटल राइट बन गया है। ठीक है, कि बिजली का अधिकार है जो एक फंडामेंटल राइट बन गया है, और बिजली का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपको अगर बोल दे मेरे प्यारे साथियों, क्या क्या आप बिजली के बिना गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं? आपको अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि बिना बिजली के बिना आप क्या गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी जो है मेरे प्यारे साथियों हर नागरिक के जीवन में एक जरूरत बन गई है। जिस तरह से हमारे जीवन में भोजन पानी जो है ज़रूरत है, हवा ज़रूरत है, उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों बिजली और इंटरनेट हमारे जीवन का भी एक ज़रूरत मूलभूत अधिकार बन गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या-क्या बातें कही गई है। तो बिजली का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार बन गया। इसमें देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया है इस मुद्दे पे, और न्यायपालिका की शक्ति इस पे क्या है। अनुच्छेद 21 का विकास और प्रमुख मामले। अनुच्छेद 21 में मेरे प्यारे साथियों कब-कब विकास हुआ है, कब-कब कौन-सा मुद्दा जुड़ा है और उसका प्रमुख मामला उसका क्या-क्या है, हम लोग उस पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे के गोपालन केस 1950 पे हम लोग चर्चा करेंगे। मेनका गांधी केस 1978 पे हम लोग बात करेंगे आज। ओल्गार टेलिस केस उस पे हम लोग बात करेंगे, और सुभाष कुमार जो केस हुआ था मेरे प्यारे साथियों पर्यावरण को लेकर, उस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। के एस पुट्टा स्वामी उस पे हम लोग देखेंगे। अनुराधा बसीन। इतना जो अधिकार है मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है, और बहुत सारे अधिकार हैं। हम लोग कुछ प्रमुख मुद्दे जो है आर्टिकल 21 में जो जोड़ा गया है हम लोग उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। अब लास्ट में मेरे प्यारे साथियों हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रश्न के साथ में। क्या बिजली के बिना जीवन संभव हो सकता है? हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु क्या है कि एक कहानी एक आम मकान मालिक और किराएदार के विवाद से शुरू होती है, लेकिन यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार की लड़ाई थी। आज के समय के दिन शुरुआत से लेकर रात को सोने तक बिजली हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मेरे प्यारे साथियों, जो बिजली है आज का जी दौर में जो हमारा अभिन्न अंग बन चुका है। आज से हम लोग 10-20 साल पहले गाँवों में बिजली नहीं होती थी, तो हम लोग काम चला लेते थे। लेकिन आज हमारा अगर बिजली काट दिया जाए, जिस जगह पे आज बिजली पहुंच गई है, जिस लोगों को आदत लग गई है बिजली का, अगर उस जगह पे आज बिजली काट दिया जाए तो क्या लोग जी पाएंगे? क्या लोग रह पाएंगे अच्छे से? बेचैन हो जाएंगे। अब सोचिएगा एक बार कि अगर हमारी बिजली चली जाए तो क्या हम अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से कोई काम कर पाएंगे? मेरे प्यारे साथियों, बिजली और इंटरनेट जो है आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। बिजली के बिना आप फ़ोन को डिवाइस को चार्ज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आप इंटरनेट के बिना आप फ़ोन नहीं चला सकते, इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि बिजली आज जो है
हमारी जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है और एक मकान मालिक के बीच विवाद होता है। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद होता है मेरे प्यारे साथियों, और विवाद ये इतना हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट तक मामला चला जाता है। इस मामला क्या है मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक का सफर कर लेता है। मामला एक किराएदार और मकान मालिक से शुरू होता है, जो कि दो व्यक्तियों का बीच का बात था। वो बात इतना बढ़ जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्या मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो मामला क्या था मेरे प्यारे साथियों कि वित्तीय समस्या के कारण किराएदार ने कुछ महीनों से अपना किराएदार जो था कुछ महीनों से अपना बिजली बिल नहीं चुका पा रहा था। लगभग 2 महीनों से मेरे प्यारे साथियों क्या हो रहा था कि किराएदार जो है अपना बिजली बिल नहीं चुका पा रहा था, जिसके कारण ने क्या हुआ कि मकान मालिक ने बिजली को काट दिया और मीटर को हटा दिया। बिजली को काट कर मेरे प्यारे साथियों मकान मालिक ने मीटर को हटा दिया। लेकिन किराएदार ने क्या किया कि जिस दिन मीटर को हटाया गया मेरे प्यारे साथियों, उसी दिन ने बिजली का भुगतान कर दिया। लेकिन जब जो किराएदार था मेरे प्यारे साथियों, जब मीटर लगवाने के लिए बिजली ऑफिस गया फिर से, तो बिजली ऑफिस वाले ने बोला कि आप एनओसी मकान मालिक से लेकर आइए। तो जब वो किराएदार जब मकान मालिक से एनओसी लेने के लिए आता है, तो वो क्या होता है कि मकान मालिक ने एनओसी देने से इनकार कर देती है। देखिए, एनओसी से इनकार, बिजली कंपनी के मकान मालिक से एनओसी अनापित प्रमाण पत्र मांगा, जिसने देने से इनकार कर दिया और मकान खाली करने का केस कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, क्या हुआ कि मकान मालिक ने उस किराएदार को मकान खाली करने का आदेश दिया कि आप हमारा मकान खाली कर दीजिए और एनओसी आपको हम नहीं देंगे। इस मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया मेरे प्यारे साथियों कि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक चल गई और न्यायालय को इसमें दखल देना पड़ा। न्यायालय में चुनौती, किराएदार ने इस कार्रवाई को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मेरे प्यारे साथियों, क्या हुआ कि किराएदार ने जो था उस मकान में जो व्यक्ति रह रहा था, उसने क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामला को चुनौती दी। यह एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला था मेरे प्यारे साथियों कि जो बिजली का अधिकार है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट में जुड़ने वाला था। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया उस पर हम देखते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला, बिजली तक पहुंच जीवन का एक अभिन्न अंग है। मेरे प्यारे साथियों, जो बिजली है अब एक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसी पे न्यायालय का तर्क है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद किसी बुनियादी सुविधाओं को छीनने का आधार नहीं हो सकता है। क्या बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि मकान मालिक को है जो किसी बुनियादी सुविधा छीनने का अधिकार नहीं हो सकता। बिजली के बिना कोई भी व्यक्ति गरिमामय जीवन नहीं कैसे जी सकता है, ठीक है। बिजली के बिना मेरे प्यारे साथियों कोई व्यक्ति अब गरिमामय जीवन नहीं जी सकता है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने मारा मेरे प्यारे साथियों कि जीवन का जो अधिकार है, जो बिजली का जो हमारा अधिकार है, वो हमारा क्या हो गया, जीवन का अधिकार हो गया। बिजली का पहुंच मेरे प्यारे साथियों अब हमारा फंडामेंटल राइट हो गया है, ठीक है। उसके बिना कोई भी व्यक्ति कैसे अपना जीवन जी सकता है, कैसे एक गरिमामय जीवन जी सकता है। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया। आर्टिकल 21 में क्या सिर्फ बिजली का ही अधिकार है? तो धीरे धीरे मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि जब जब जरूरत पड़ा तो आर्टिकल 21 को विस्तार समय समय पे किया गया। आर्टिकल 21 को मेरे प्यारे साथियों हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर इसका विस्तार किया गया। जिस तरह से मेरे प्यारे साथियों बिजली का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, उसी तरह से जरूरत पड़ने पे आर्टिकल 21 में और सारी चीजें को जोड़ा गया और धीरे धीरे आर्टिकल 21 को क्या हुआ, विस्तार हुआ और धीरे धीरे आर्टिकल 21 को विस्तार किया गया। आर्टिकल 21 मेरे प्यारे साथियों सिर्फ जीवित रहना नहीं, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जो है वो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हमें अधिकार देता है। संविधान में लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। मेरे प्यारे साथियों कोई भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। व्याख्या, यह अनुच्छेद सिर्फ सांस लेने का अधिकार तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका के अनुसार इसका अर्थ है कि ऐसे जीवन से है जिसमें मानवीय गरिमा को शामिल है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 21 के तहत सिर्फ हमारा सांस लेना नहीं है, हमें एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, एक हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो चलिए एक प्रश्न के माध्यम से क्या आप देखते हैं। एक प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, क्या न्यायालय एक नए मौलिक अधिकार बना सकता है?
इसका उत्तर होता है मेरे प्यारे साथियों नहीं। क्यों नहीं बना सकता? न्यायपालिका कोई एक नया मौलिक अधिकार क्यों नहीं बना सकता है? उसके पास क्या अधिकार नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका उत्तर होता है नहीं। न्यायपालिका कोई एक नया मौलिक अधिकार नहीं बना सकता, बल्कि जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसी आर्टिकल में वो विस्तृत कर सकता है। उस आर्टिकल को मेरे प्यारे साथियों विस्तृत कर सकता है। जैसे कि आर्टिकल 21 है। जैसे आर्टिकल 21 को मेरे प्यारे साथियों जब-जब समय-समय पर क्या हुआ कि जब-जब ज़रूरत पड़ी तो आर्टिकल 21 को विस्तार किया गया है। आर्टिकल 21 को विस्तार किया गया है, ठीक है? लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो नया आर्टिकल बना सकता है या नया फंडामेंटल राइट बना सकता है। बल्कि जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें वो क्या कर सकता है? उसको विस्तार दे सकता है। जैसे कि आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, उसमें अपना विस्तार उसको दे सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि नया आर्टिकल उसमें नहीं जोड़ सकता। नया आर्टिकल जोड़ने का अधिकार है जो मेरे प्यारे साथियों किसके पास है? तो नया आर्टिकल जोड़ने का जो अधिकार है मेरे प्यारे साथियों वो संसद के पास है, हमारा पार्लियामेंट्स के पास है। संविधान संशोधन के द्वारा नए अधिकार जोड़ सकते हैं। उदाहरण 21A को जैसे जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है मेरे प्यारे साथियों वो हमारा पार्लियामेंट के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 21A के तहत, ठीक है? वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ अधिकार है कि जो आर्टिकल है उसमें आप विस्तृत कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? विस्तृत कर सकते हैं, ना कि आप न्यू आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। नया आर्टिकल जोड़ने का जो अधिकार है मेरे प्यारे साथियों वो किसके पास है? तो नया आर्टिकल जोड़ने का जो अधिकार है वो हमारा पार्लियामेंट्स के पास है, वो हमारा संसद के पास है। इसमें वही बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि न्यायपालिका जो है मौजूदा अधिकारों जैसे अनुच्छेद 21 के दायरे को समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार व्यापक बनाती है। या व्याख्या इंटरप्रिटेशन है या निर्माण करेक्शन नहीं, ठीक है? या क्या कर सकती है? इसमें क्या कर सकती है? इसको विस्तृत दे सकती है, इसको नया आर्टिकल नहीं बना सकती है। हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 21 को समय समय पे कैसे विस्तार किया गया है, कैसे आर्टिकल 21 में नए नए मुद्दे जुड़ते चले गए हैं और हमारा वो फंडामेंटल्स राइट बनते चला गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 की व्याख्या का सफर मेरे प्यारे साथियों एक क्रांति मोड़ के साथ होती है। क्रांति मोड़ क्या रहता है मेरे प्यारे साथियों? 1950 का दौर रहता है। 1950 से 78 तक मेरे प्यारे साथियों क्या होती है? एक संकीर्ण व्याख्या होती है। संकीर्ण व्याख्या क्या होती है मेरे प्यारे साथियों की? एक केस आता है, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज। एक इन गोपालन बनाम मद्रास राज में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि आर्टिकल 21 को एक क्या माना जाता है? जीवन जीने का अधिकार माना जाता है, ठीक है? आर्टिकल 21 को मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि जीवन जीने का अधिकार माना जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला जाता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है आपके पास, ठीक है? आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पे क्या होता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार माना जाता है, लेकिन ये इसमें नहीं बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों कि आप गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपके पास है। इसमें क्या होता है कि 1978 में मेरे प्यारे साथियों फिर से एक केस आता है। एक केस आता है मेरे प्यारे साथियों, उस केस का नाम रहता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 1978 में मेरे प्यारे साथियों एक दूसरा युग का शुरुआत होता है। 1950 में आपको सिर्फ जीवन जीने का अधिकार था आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन ये नहीं बोला गया था आर्टिकल 21 में कि आपको गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन 1978 में एक मोड़ आता है। उस मोड़ क्या आता है मेरे प्यारे साथियों कि 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक केस होता है। उस मेनका गांधी बनाम भारत संघ में बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है? जीवन का अर्थ सिर्फ क्या है? जीवन जीना नहीं है। जीवन का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है, ठीक है? मे मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस मेरे प्यारे साथियों 1978 वह मामला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेनका गांधी केस में मेरे प्यारे साथियों वह मामला था जो सब फंडामेंट आर्टिकल 21 को पूरा बदल कर रख दिया, फंडामेंटल राइट को पूरा बदल कर रख दिया। अब तक मेरे प्यारे साथियों सिर्फ जीवन जीने का अधिकार था, ना कि उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार था। मेनका गांधी केस आता है मेरे प्यारे साथियों 1978 का, और उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है। उस केस में बोला गया मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है मेरे प्यारे साथियों, वह सिर्फ प्रक्रिया नहीं हो सकती। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, एक क्रांतिकारी सिद्धांत का शुरुआत होता है। यह प्रक्रिया न्याय संगत और तर्क संगत होनी चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी प्रक्रिया हो रही तो वो न्याय संगत होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए।
आर्टिकल 21 में बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि आर्टिकल 21 को सिर्फ आर्टिकल 21 से नहीं देखा जाना चाहिए, उसको आर्टिकल 14 से 19 से और आर्टिकल 21 से जोड़कर देखा जाना चाहिए। जो हमारा समानता का अधिकार है मेरे प्यारे साथियों और स्वतंत्रता का अधिकार है, उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए आर्टिकल 21 को। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 21 का दायरा मेरे प्यारे साथियों बहुत विस्तृत है, ठीक है। अब वर्तमान में अनुच्छेद 21 का दायरा एक अधिकार से अनेक शाखा बन गई है, ठीक है। एक अधिकार से मेरे प्यारे साथियों इसकी अनेक शाखा हो गई। जैसे कि अनुच्छेद 21 में जैसे कि हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार इसमें जुड़ गया है, निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत हमको प्राप्त होता है मेरे प्यारे साथियों। गरिमा से मृत्यु का अधिकार है, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार है, और बिजली तक पहुंच का अधिकार है। वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि बिजली तक पहुंच का अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट बन गया है। और त्वरित सुनवाई का अधिकार, आजीविका का अधिकार और इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, इन सारे अधिकार जो है मेरे प्यारे साथियों हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब जैसे कि मील के पत्थर और जीवन के अधिकार का विस्तार है, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे साथियों एक केस आता है हुसैनारा खातून केस। इसमें मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि 1979 में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि हुसैनारा खातून केस में कि त्वरित सुनवाई का अधिकार देता है, ठीक है। क्या होता है? त्वरित सुनवाई का अधिकार देता है। बिहार की जेल में मेरे प्यारे साथियों 1979 में मेरे प्यारे साथियों एक केस होता है हुसैनारा खातून केस। 1979 में मेरे प्यारे साथियों हुसैनारा खातून केस होता है और उसमें बोला जाता है कि त्वरित सुनवाई का आपके पास अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार होनी चाहिए आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि हुसैनारा खातून केस क्या है कि बिहार की जेलों में, ठीक है, बिहार की जेलों में बहुत लंबे समय से कैदी लोग बंद थे। बिहार के जेल में मेरे प्यारे साथियों कैदी लोग बहुत लंबे समय तक बंद थे। उसमें क्या हुआ कि हुसैनारा ने एक केस किया, हुसैनारा खातून एक केस करती है सुप्रीम कोर्ट में और बोलती है कि सुनवाई का अधिकार जो है, जो त्वरित सुनवाई का जो अधिकार है हमारा फंडामेंटल राइट होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या बोला कि हुसैनारा खातून केस में जो सुनवाई का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। हुसैनारा खातून केस में मेरे प्यारे साथियों सुनवाई का अधिकार जो है वो क्या माना गया? फंडामेंटल राइट्स के तहत वो मौलिक अधिकार माना गया। एक केस होता है मेरे प्यारे साथियों 1985 में फिर एक से एक केस होता है और उस ओल्गा टेलिस केस होता है। क्या होता है? ओल्गा टेलिस केस। ओल्गा टेलिस केस में बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों कि हमें आजीविका का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आजीविका का अधिकार। जो झुग्गी झोपड़ियों में जो व्यक्ति रहते थे मेरे प्यारे साथियों, उसको क्या किया कि मुंबई में एक जगह था, ठीक है, मुंबई में एक जगह से उसको क्या हुआ कि झुग्गी झोपड़ियों के जो व्यक्ति थे उसको हटाया जा रहा था। तो ओल्गा टेलिस और वहाँ का जो आसपास का लोग थे एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट में केस किया मेरे प्यारे साथियों कि इस व्यक्ति का जीवन जीने के साथ साथ आजीविका का भी क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। तो 1985 में मेरे प्यारे साथियों क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कि ओल्गा टेलिस केस में कि आजीविका का अधिकार भी है, आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपका एक मौलिक अधिकार है। 1985 में आजीविका का अधिकार एक ओल्गा टेलिस केस के माध्यम से क्या बन गया? फंडामेंटल राइट बन गया। सुभाष कुमार केस 1991, सुभाष कुमार केस 1991 में मेरे प्यारे साथियों क्या बोला जाता है कि स्वच्छ पर्यावरण का आपको अधिकार है। फंड आर्टिकल 21 के तहत आपको एक स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का आपको एक क्या है? आर्टिकल 21 के तहत आपको अधिकार है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21 का और क्या क्या व्याख्या है। एक केस होता है मेरे प्यारे साथियों 1993 में उन्नीन कृष्णन केस में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट माना जाता है, ठीक है। जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट माना गया और आर्टिकल 21A के तहत मेरे प्यारे साथियों ये क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए। क्या हो? निःशुल्क शिक्षा जो है उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है, उपलब्ध करवाया जाए। तो उन्नीन कृष्णन केस मेरे प्यारे साथियों क्या था? शिक्षा के अधिकार से जुड़ा था, ठीक है। उसका बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? के एस पुट्टा स्वामी केस होता है मेरे प्यारे साथियों 2017 में।
2017 में के.एस. पुट्टास्वामी को मेरे प्यारे साथियों निजता का अधिकार को फंडामेंटल राइट्स माना जाता है। निजता का जो अधिकार है मेरे प्यारे साथियों उसको फंडामेंटल राइट माना जाता है। निजता का जो अधिकार का जो व्याख्या है मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इसको विस्तृत नहीं किया है। निजता का अधिकार से हम लोग यही मानते हैं कि खाना पीना, रहना सहना कैसे है, ये कौन से कपड़े पहनने हैं, ये सब मेरे प्यारे साथियों हमारा निजता का अधिकार माना जाता है। ठीक है, तो निजता का अधिकार मेरे प्यारे साथियों पुट्टास्वामी केस 2017 में क्या माना गया, हमारा फंडामेंटल राइट माना गया। उसका बाद मेरे प्यारे 2018 में अब आता है समय 2018 का। 2018 का जब समय आता है मेरे प्यारे साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट में एक कॉमन काउज केस दायर होती है एक संस्था के द्वारा। कॉमन काउज केस एक संस्था का द्वारा दायर होती है मेरे प्यारे साथियों जनहित याचिका के माध्यम से, और उसमें बोला जाता है कि जिस तरह से हमारा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरह से हमारा गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या देते हुए बोला है कि जिस तरह से आपका गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरह से आपका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का भी अधिकार है। इसमें क्या बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि जिस तरह से आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरह से आपको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार है। मेरे प्यारे साथियों निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भारत में है, ना कि सक्रिय इच्छा मृत्यु। आप अपने इच्छा से नहीं मर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से मेरे प्यारे साथियों भारत में आप नहीं मर सकते हैं कि मन हुआ कि आज जाकर पॉइजन ले लिए शरीर में और मर गए, वो आपका अधिकार नहीं है। आपका मेरे प्यारे साथियों निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है कि जब आप लंबे समय तक कोमा में चले गए, जब आपकी जीवन जो है सपोर्ट सिस्टम पे चल रही है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जब आपका जीवन चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, वहाँ से आप क्या हो सकता है कि आप वापस लौट कर नहीं आ सकते हैं, तो आपके परिवार के द्वारा या आप खुद मरने से पहले एक लिविंग विल है, उसमें आप दायर कर देते हैं कि मेरे साथ अगर ऐसा स्थिति कभी उत्पन्न होती है तो हमें गरिमापूर्ण मरने का अधिकार दिया जाए। उसमें मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि जब आप कोमा में चले जाते हैं या आपको कुछ ऐसा परेशानी हो जाता है जो आप वापस नहीं लौट सकते अपनी ज़िंदगी में, तो उसमें क्या होता है कि आपका मरने का अधिकार होता है। वो क्या होता है कि जिस तरह से अब जीवन जीने का अधिकार आपके पास है, उस स्थिति में आपके पास मरने का भी अधिकार बनता है। ठीक है, और एक केस होता है, अब एक केस होती है 2020 में अनुराधा वसीम केस। अनुराधा वसीम केस क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो आर्टिकल 21 के तहत बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि इंटरनेट तक पहुंच क्या होना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। जिस तरह से हमारा जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है, उसी तरह से हमारा इंटरनेट तक पहुंच जो होना चाहिए वो हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे प्यारे साथियों क्या कहा 2020 में अनुराधा वसीम केस में कि इंटरनेट तक पहुंच आम व्यक्ति का जीवन का एक मौलिक अधिकार है। आम व्यक्ति का जीवन का क्या है, एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसमें अनुराधा वसीम केस में क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा था। ठीक है, जब वहां से आर्टिकल 370 हटा तो उस टाइम क्या किया कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो अनुराधा वसीम के द्वारा एक केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस के माध्यम से बोला कि इंटरनेट का जो पहुंच है आम नागरिकों तक वो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंटरनेट का पहुंच है आम नागरिकों तक वो एक क्या होना चाहिए, आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट होना चाहिए। शीर्ष एक जीवन संविधान एक सजग न्यायपालिका। अनुच्छेद एक अस्थिर नियम नहीं है। आर्टिकल 21 जो है मेरे प्यारे साथियों एक अस्थिर नियम नहीं है, बल्कि एक विकसित होता है। ठीक है, आर्टिकल 21 समय समय पे अपने दायरे को विस्तृत करता जा रहा है, और नए नए जो कानून है मेरे प्यारे साथियों, नए नए अधिकार उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आर्टिकल 21 जो है मेरे प्यारे साथियों एक सिर्फ आर्टिकल नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें नए नए अधिकार जुड़ते जा रहे हैं और उसका विस्तृत व्याख्या होता जा रहा है। जिस तरह से मेरे प्यारे साथियों अभी वर्तमान में जो बिजली का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट बन गया, उसी तरह से समय समय पे बहुत सारे अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और हम लोग इसके माध्यम से कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आपके विचार के लिए एक भविष्य में गरिमामय जीवन जीने और कौन से अधिकार की आवश्यकता पड़ सकता है। मेरे प्यारे साथियों आपको भविष्य में कौन सा गरिमामय जीवन जीने के लिए कौन सा अधिकार को आपको भविष्य में आवश्यकता पड़ सकता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
तो चलिए अब हम लोग मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं। जितना हम लोग पढ़े मेरे प्यारे साथियों, उससे रिलेटेड अब हम लोग एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं और एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अनुसार बिजली तक पहुंच को मौलिक अधिकार क्यों माना गया है? पहला ऑप्शन है क्योंकि मकान मालिक बिजली काटने को किराएदार को अवैध रूप से बेदखल करने का एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। दूसरा अधिकार है मेरे प्यारे साथियों, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत तहत जीवन का अधिकार और हिस्सा है। तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? बी होगा। हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक बिजली है और अनुच्छेद 21 के तहत हमें ये क्या है? मौलिक अधिकार है हमारा, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकार के संबंध में संसद और न्यायपालिका के शक्तियों के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसमें मेरे प्यारे साथियों संसद और न्यायपालिका के जो बीच है शक्तियों का मुख्य अंतर क्या है, ये पूछ रहा है। तो संसद कानून लिखती है और न्यायपालिका उन्हें रद्द कर सकती है, लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार का बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों कि न्यायपालिका नए मौलिक अधिकार जोड़ सकती है, लेकिन संसद को उन्हें मंजूरी देनी होती है। तीसरा है मेरे प्यारे साथियों कि मौलिक अधिकार जोड़ने और उनकी व्याख्या करने के लिए संसद और न्यायपालिका दोनों के पास शक्तियां हैं। चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों कि संसद संविधान में पूरी तरह से नया मौलिक अधिकार और नए अनुच्छेद जोड़ सकती है, जबकि न्यायपालिका केवल मौजूद अधिकारों के दायरे को व्याख्या और विस्तार कर सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए होगा क्योंकि संसद के पास ये अधिकार है कि संविधान में वो नया आर्टिकल जोड़ सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि वो संविधान में नया आर्टिकल जोड़ सके। वो जो आर्टिकल है उसको विस्तृत व्याख्या करने का अधिकार है, ना कि उसको संविधान में नया आर्टिकल जोड़ने का अधिकार है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि मेनका गांधी मामला 1978 अनुच्छेद 21 के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसकी व्याख्या का प्रमुख बदलाव क्या था? मेरे प्यारे साथियों 1978 से पहले जो हमारा जीवन जीने का अधिकार था, जो हमारा फंडामेंटल राइट था और जीवन जीने का अधिकार था, 1978 में वो कैसे बदल गया? पहले हमारा जो जीवन जीने का अधिकार था सिर्फ हमारा जीने का अधिकार था, हमारा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1978 का मामला ऐसा क्या हुआ जो हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत दिया गया? तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसने स्थापित किया कि जीवन का अधिकार पूर्ण और इसे किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है कि जीवन का अधिकार को केवल भौतिक अस्तित्व के आगे बढ़ाकर एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार तक विस्तृत किया गया है। तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों कि जीवन के दायरे को केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित रखा गया। क्या जीवन का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक तक रखा गया? तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चौथा ऑप्शन है कि इसने अनुच्छेद 21 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें मेरे प्यारे साथियों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत नहीं पेश किया गया है। इसमें ऑप्शन क्या होगा कि जीवन का अधिकार को केवल भौतिक अस्तित्व के आगे बढ़ाकर एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है कि विस्तृत किया गया। ठीक है, जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है मेरे प्यारे साथियों, मेनका गांधी केस में क्या बोला गया कि हमारा जीवन जीने का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और हमें भौतिक सुख सुविधा के साथ जीने का अधिकार है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार एक त्रिमूर्ति का उल्लेख है जिन्हें मेनका गांधी मामले में के बाद अक्सर एक साथ पढ़ा जाता है। यह त्रिमूर्ति कितने अनुच्छेदों से बनती? मेरे प्यारे साथियों मेनका गांधी केस के बाद कौन कौन सा आर्टिकल है जिसको एक साथ पढ़ा जाता है? तो आर्टिकल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 14, 19 और 21। आर्टिकल 14, 19 और 21 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार, तीनों को मेरे प्यारे साथियों एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चर्चित विशिष्ट मामले में बिजली कंपनी ने किराएदार के कनेक्शन को दोबारा जोड़ने के लिए क्या मांगा जो विवाद का एक मुख्य बिंदु बन गया? मेरे प्यारे साथियों जो बिजली जो कंपनी थी, ठीक है, बिजली कंपनी ने किराएदार से क्या मांगा जो एक विवाद का कारण बन गया? तो मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि पुनः कनेक्शन को अनिवार्य करने वाला एक अदालती आदेश, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि अगले 6 महीनों का किराया अग्रिम रूप से भुगतान करने के लिए। तीसरा है मकान मालिक से एक एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा।
मेरे प्यारे साथियों यही ऑप्शन हो जाएगा कि मकान मालिक से एक एनओसी मांगा वो, ठीक है, एनओसी मांगा, जिसके लेकर इतना विवाद हुआ और इतना विवाद हुआ और विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया और दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें फैसला सुनाते हुए बोला कि जो बिजली का अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किस मामले ने आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा स्थापित किया गया? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आजीविका का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना है? तो मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा मामला था? तो ओल्गा टेलिस मामला था। ओल्गा टेलिस मामला में बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि आजीविका का जो अधिकार है वो आपका एक फंडामेंटल राइट का अधिकार है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे प्यारे साथियों कि उन्नीन कृष्णन मामले के कारण कौन सा अधिकार औपचारिक रूप से अनुच्छेद 21A के रूप में संविधान में जोड़ा गया? मेरे प्यारे साथियों, उन्नीन कृष्णन मामले में कौन सा जो अधिकार है वो औपचारिक रूप से अनुच्छेद 21A के तहत संविधान में जोड़ा गया? तो वो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? उन्नीन कृष्ण के मामले में शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। कब? 2002 में। और इसको शिक्षा का जो अधिकार है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा फंडामेंटल राइट बना है कि कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है मेरे प्यारे साथियों, उसका क्या है? जो शिक्षा का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना हमारा अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों कि ए.के. गोपालन मामले 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन का अधिकार का क्या व्याख्या किया? मेरे प्यारे साथियों, ए.के. गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कि जीवन का अधिकार का क्या व्याख्या किया है? ए.के. गोपालन केस में मेरे प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन का अधिकार का जो व्याख्या किया है, पहला ऑप्शन है कि इसका अर्थ है कि गरिमापूर्ण और सार्थक जीवन जीने का अधिकार। मेरे प्यारे साथियों, ए.के. गोपालन केस में मेरे प्यारे साथियों, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का बात नहीं किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि इसकी व्याख्या किसी के पेशे को चुनने का अधिकार शामिल है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, यह एक संकीर्ण व्याख्या थी जिसका अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व की सुरक्षा है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यह एक संकीर्ण व्याख्या थी जिसका अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व का सुरक्षा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों, केवल सी होगा। इसमें बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि ए.के. गोपालन केस में यही बोला गया कि जो आपका जीवन जीने का अधिकार है, सिर्फ आपको जीने का अधिकार है। आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना है, कैसे जीना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हमारा संविधान ये नहीं बोलता है कि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना है। ए.के. गोपालन केस में गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो बात आती है मेरे प्यारे साथियों, वो मेनका गांधी केस 1978 में आता है, ठीक है। 1978 में मेनका गांधी केस में एक नया मोड़ लेता है। वहां से एक शब्द आता है कि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और कोई भी कानूनी प्रक्रिया, एक विधि द्वारा जो कोई भी प्रक्रिया है वो एक सिस्टम से होगी, ना कि बिना सिस्टम से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे साथियों कि अनुराधा वसीम मामले 2020 ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या में एक और अधिकार जोड़ा। यह अधिकार क्या है? मेरे प्यारे साथियों, अनुराधा वसीम का जो केस था उसमें बोला गया कि इंटरनेट तक पहुंच जो है ना वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे साथियों 370 हटाने के समय में इंटरनेट को एक लंबे समय तक बंद रखा था। उसी में एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में अनुराधा वसीम के द्वारा, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस तरह से जीवन जीने का अधिकार है उसी तरह से जो आपका इंटरनेट का अधिकार है वो भी एक फंडामेंटल राइट अधिकार होगा। वो उससे कौन सा केस हो जाएगा? तो इंटरनेट तक पहुंच का जो हमारा अधिकार है वो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें क्योंकि इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसको आप स्कैन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का हम लोग यहाँ QR कोड दे दिए हैं, इसको आप लोग स्कैन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।